रोम, पेरिस, बीजिंग, वॉशिंगटन डी.सी। इन सभी शहरों में दो चीजें सामान्य हैं, उनकी निस्संदेह सुंदरता और उनकी व्यापक नगर योजना। भूमि उपयोग और निर्मित पर्यावरण के आदेशन के साथ संबंधित नगर योजना प्रभावी परिवहन नेटवर्क, स्वच्छता प्रणालियों और वितरण नेटवर्क बनाती है। लेकिन यह ऐसा सुंदर स्थान भी बनता है जो रहने और काम करने के लिए लोगों और संस्कृतियों को परिभाषित करता है जिनका वे हिस्सा हैं। पोलैंड में एक छोटे शहर फ्राम्पोल के मामले में नगर योजना ने अपने निवासियों के लिए रहने के लिए एक अनूठा सुंदर स्थान बनाया। इसके डिजाइनरों को कभी नहीं पता चल सकता था कि यह अराजकता और विनाश पैदा करेगा, सदियों बाद पूरे शहर को विनाश के लिए सौंप देगा। बाजार चौक से विस्तारित होते हुए अपने विशेष ग्रिड पैटर्न के साथ फ्राम्पोल हवा से देखने पर बड़े निशाने की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी भी सैन्य मूल्य के बिना केवल वही शहर के भाग्य को मुहर लगा दी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और लड़ाई देश भर में फैल गई तो उस योजनाबद्ध शहर केंद्र ने बचावहीन शहर को लुफ्तवाफे बमवर्षकों के लिए एक आदर्श प्रयोग बना दिया जो अपनी घातक तकनीक का परीक्षण करना चाहते थे। ये एक छोटे और अनजान शहर की कहानी है जो एक बेपरवाह गणनात्मक नाजी युद्ध मशीन के हाथों अंतिम विनाश से मिलती है। लुब्लिन जिले में एक शहर, आधुनिक दिन के पोलैंड के दक्षिण पश्चिम की ओर। फ्रैम्पोल एक बड़ा शहर नहीं था। सैंडोमिजेग वन के दिल में स्थित पूर्वी यूरोप के सबसे शक्तिशाली और प्राचीन जंगलों में से एक फ्रैम्पोल का निर्माण विचित्र काउंट मारेक और टोनी बटलर ने किया था। आधुनिक शहर के आसपास की भूमि के साथ साथ एक बड़ी राशि की धनराशि को विरासत में पाकर बटलर ने एक बड़े हिस्से में अनिवासित क्षेत्र में एक नई शहरी बस्ती की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसलिए फ्रैम्पल की स्थापना 1717 में हुई और तब से विकास होता आया। 1735 से शहर में यहूदी समुदाय और कब्रिस्तान था। 1740 में शहर के केंद्र में चर्च बनाया गया। यह फ्रैम्पल और उस क्षेत्र के अन्य शहरों में सभी अन्य इमारतों की तरह लकड़ी का बना था। 1865 में शहर में पहली पत्थर की इमारत, एक यहूदी स्नानघर बनाई गई। फ्रैम्पल में जीवन कई मायनों में पोलैंड के उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जीवन की स्थिर लयों का अनुसरण करता था। समय को सूर्य की गति और मौसमों की प्रगति से मापा जाता था। खेती और वनीकरण ने अधिकांश शहरवासियों की जरूरतों को पूरा किया, जैसे कि कुछ कारीगरों द्वारा कपड़े का उत्पादन, जिनमें से अधिकांश यहूदी थे। यहां हमें छोटे शहर के निवासियों के जीवन का दूसरा स्थिर तत्व मिलता है, धर्म। कैथोलिक और यहूदी समुदायों ने अपनी पहचान अपने धर्म में पाई, परंतु उन्होंने एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहा। धार्मिक उपवास उत्सव, शादियां और अंतिम संस्कार फ्रैम्पोल के निवासियों के जीवन को रंग और संरचना देते थे। इस बहुसांस्कृतिक नगर में, जिसमें लकड़ी के घर और सादगी थी, इतिहास उसके चारों ओर घटित होता था। 1770 के दशक में पोलिश लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ को रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने धीरे धीरे अपने अधिकार में ले लिया था। 1785 में पोलैंड के तीसरे और अंतिम विभाजन के बाद फ्रैम्पल ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा बना, परंतु बदलाव थोड़ा ही हुआ। नेपोलियन और उनकी सेनाएं 10 साल के बाद 1812 में पोलैंड से बाहर निकलीं। रूसी सेना, रूसी सर्दी का तो कहना ही क्या, उनके पीछे पीछे थी। लाखों की मौत हो गई और फिर भी फ्रैम्पल जस का तस रहा। नेपोलियन के जाने के बाद रूसी आए और क्षेत्र झार के अधिकार में आ गया, जब तक कि 1914 में इसे थोड़े समय के लिए एक जर्मन कैसर के कब्जे में पाया गया। जर्मनों को घने जंगलों के बीच में बसे छोटे शहरों की बहुत कम चिंता थी, जब तक कि वे उनकी अपनी काल्पनिक कहानियों से न आए हों। फ्रैम्पल शासक से शासक को, रूस से जर्मनी तक और कैसर की हार के बाद जर्मनी से पोलैंड तक बिना किसी नुकसान के पारित हो गया। सूरज उगा, डूबा, चर्च की घंटियां बजीं और फ्रैम्पल के लोगों ने शादियों में नृत्य किया और मृतकों को दफनाया। उनके लिए फ्रैम्पल का इतिहास नहीं, सिर्फ स्मृति थी।
ये फ्रैम्पल की कहानी है, जितनी भी अनघटनापूर्ण हो सकती है। हमारे लिए यूरोपीय इतिहास नाटक और गतिशीलता की एक तस्वीर हो सकती है। चाहे वह अकाल और हत्याओं की त्रासदी हो, युद्धों और विद्रोहों की वीरता हो, या तर्क और विज्ञान की स्थिर और सौम्य गति हो, यूरोपीय इतिहास अक्सर कार्रवाई से भरपूर प्रतीत होता है। फ्रैम्पल के छोटे शहर की कहानी इस छवि के सीधे विरोध में एक सबक है। यह छोटा शहर इतिहास में यूरोपियों की बहुमत के लिए उजागर करता है। उनके दिन की नाटकीय घटनाएं दूर की हकीकत थीं। नाटक जो मुश्किल से पहचाने जाने वाले अभिनेताओं द्वारा मंच पर खेले गए और जो उनके दैनिक जीवन से दूर थे। यानी यह फ्रैम्पल का सबक होता अगर 13 सितंबर 1939 की घटनाओं के लिए नहीं होता, क्योंकि उस दिन स्मृति इतिहास बन गई और छोटे और घटना रहित शहर को हमेशा के लिए किताबों के पन्नों में सौंप दिया गया, जिसमें दर्ज इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों के भयानक कारनामों का दस्तावेजीकरण किया गया। इस कहानी की कुंजी प्रसिद्ध जनरल वोल्फ्राम फ्राइहेयर वॉन रिकेथोफेन है। उनका रंगीन इतिहास अकेले ही एक पूरी वीडियो को भर देगा। वह लुफ्तवाफे 8वीं एयर कोर के कमांडर होंगे और फ्राम्बो को एक मिशन में नष्ट करेंगे। आपने इस व्यक्ति के बारे में शायद ही सुना हो, पर सुनना चाहिए। वह बहुत धनी परिवार वॉन रिकेनहोफेन के प्रशियन अभिजात वर्ग से थे। वे जर्मन सेना के अभिजात थे। वोल्फ्राम के चचेरे भाई मानफ्रेड वॉन रिकेनहोफेन, जिन्हें रेड बैरन के नाम से जाना जाता है, 80 हवाई जीतों के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके छोटे भाई लोथार रिकेनहोफेन के 40 स्कोर हैं। प्रथम विश्व युद्ध में घुड़सवार डिवीजन की सेवा करते समय वोल्फ्राम ने आयरन क्रॉस जीता। 1918 में वह एक फाइटर पायलट बने। उन्होंने अपने चचेरे भाई रेड बैरन की मौत को अपने पहले मिशन पर देखा। नवंबर 1918 में युद्ध विराम से पहले उन्होंने 8 हवाई जीतों का दावा किया, लेकिन अगले विश्व युद्ध में वोल्फ्राम विमानों की कमान संभालेंगे, उन्हें उड़ाएंगे नहीं। उन्होंने पहली बार स्पेन के कॉन्डोर लीजन में सेवा की और जर्मनी के अपरीक्षित विमानों और पायलटों की संभाल की। उन्होंने युद्ध में एक नए प्रकार का आतंक लाया, प्रसिद्ध रूप से गणतंत्रवादी सैनिकों को चित्रित किया। उनका उद्देश्य वहां नागरिकों पर बमबारी नहीं था, पर उन्होंने वैसे भी किया। ग्वेर्निका शहर पर बमबारी की अनुमति देने को, जिसे समकालीन और इतिहासकारों ने भरपूर निंदा की। वोल्फ्राम ने युद्ध में नया आतंक उत्पन्न किया। शहर के नाम पर रखे गए अपने डरावने काम में पाब्लो पिकासो द्वारा प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया गया ग्वेर्निका आतंक और विनाश का एक दृश्य दर्शाता है, घबराहट और लपटें। यह युद्ध विरोधी कला में युद्ध के भयानक परिणामों की सबसे प्रभावशाली चित्रण में से एक है। वही दृश्य जल्द ही फ्रामहॉल के निवासियों के लिए बहुत पहचानने योग्य हो जाएगा। ग्वेर्निका वोल्फ्राम का एकमात्र विवाद नहीं था। 9 सितंबर 1939 को एक अकेला टोही विमान वहां के सैन्य लक्ष्यों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऊपर से गुजर रहा था। फ्रामहॉल का शहर अनूठी तरीके से व्यवस्थित सड़कों और इमारतों के कारण चालक दल के सदस्य की नजर में आएगा। तस्वीरें ली गईं, छापी गईं और कमांडरों को दिखाई गईं। फ्रैम्पल की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। 3 दिन बाद फ्रैम्पल के ऊपर एक विमान नहीं बल्कि 125 नाजी बम वर्षक थे। इस बार उन्होंने कैमरे नहीं बल्कि 700 टन उच्च विस्फोटक बम ले रखे थे। वोल्फ गैंग ने अपनी पुस्तक ओंगेन उंड हाइमेल आसमान पर नजर में इस हमले का वर्णन किया। फ्राम्पोल को एक प्रयोगात्मक वस्तु के रूप में चुना गया क्योंकि कम गति से उड़ने वाले परीक्षण बम वर्षक आग से खतरे में नहीं थे। साथ ही केंद्र में स्थित टाउन हॉल चालक दल के लिए एक आदर्श ओरिएंटेशन बिंदु था। हमने दृश्य संकेतों के बाद ओरिएंटेशन की संभावना और गांव के आकार को देखा। क्या गारंटी दी गई थी कि बम फिर भी फ्रैम्पल पर गिरेंगे? एक तरफ इसे प्रोब के नोट को आसान बनाना चाहिए, दूसरी तरफ इसे इस्तेमाल किए गए बमों की क्षमता की पुष्टि करनी चाहिए। हालांकि काल्पनिक, यह उस दिन की घटनाओं को निर्धारित करने वाले कठोर तर्क का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है। फ्रैम्पल के निवासी अनिच्छुक परीक्षण सब्जेक्ट्स के रूप में नाजी बमों की क्षमता को मापने के लिए अपनी जिंदगी समाप्त करने को तैयार होंगे। गुरुत्वाकर्षण और ड्रैग गिरते बमों के खिलाफ काम करने वाली 2 मुख्य शक्तियां होने के कारण उनके उड़ान मार्ग लगभग परवलयिक थे।
हवा और वायु घनत्व जैसे अन्य कारक बम उड़ान मार्गों पर प्रभाव डालते थे, जिससे वे कम सटीक हो जाते थे। निम्न स्तरीय बमबारी या बढ़ी हुई बम गति को कम करने के लिए इसे अनुकूलित किया जा सकता था। इस प्रकार बमबारी की ऊंचाई, बम का प्रकार और मौसम सभी गिराए गए बमों की प्रक्षेप वक्र को निर्धारित करते थे। इन सभी कारकों को बम स्थलों में ध्यान में रखा जाना था। जो उपकरण बमों को सटीक रूप से गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें से अधिकांश का उपयोग जर्मनों द्वारा किया गया था, जो अपरीक्षित थे या जिनके चर अच्छी तरह से समझे नहीं गए थे। यह बदलने वाला था। फ्राम्पोल एक छोटा बचावहीन शहर था जिसमें 4000 लोग रहते थे। एक बारोक सड़क योजना का अधिकारी इसमें एक परिपूर्ण ज्यामितीय ग्रिड था। यह गणना और मापन के आधार पर आदर्श स्थिति प्रदान करने में सहायक रहा। एक ऐतिहासिक चर्च और टाउन हॉल को केंद्रीय बाजार चौक में स्पष्ट रूप से स्थित किया गया था। उपकरणों का कैलिब्रेशन आसानी और सटीकता से किया जा सकता था। बम गिरने जब शुरू हुए, अधिकांश लोग असमझे रह गए। यह एक शांत शहर था जो जंगल के बीच में स्थित था। सभी को युद्ध का ज्ञान था, लेकिन कम ही लोगों ने सोचा होगा कि यह युद्ध फ्रैम्पल तक पहुंचेगा, वह भी नाजी युद्धक विमानों के माध्यम से। 700 टन बमों की कल्पना करना मुश्किल हो सकता है। हमसे मानो जब हम कहते हैं इतनी छोटी जगह पर इतने कम समय में इतनी मात्रा में गोला बारूद गिरना। विनाश का पैमाना प्रलयंकारी है। लंदन पर 10 और 11 मई 1911 को इसी प्रकार की मात्रा में बम गिराए गए थे। ब्लिट्स के इतिहास में सबसे बड़े छापों में से एक। किसी की तैयारी नहीं थी। वे लोग जो अपनी कीमती संपत्ति या प्रियजनों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, वे उड़ा दिए गए या अपने गिरते घरों में दबे। जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, चाहे वे बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों या अस्वस्थ हों, उनके पास बहुत कम मौका था। अगर वे बमों के गिरने की प्रारंभिक घटना को जीवित बच गए तो लकड़ी की बस्ती में लगी आग उन्हें ले लेती। हालांकि बहुत से लोग भागने में सफल हो गए। उन्होंने टाउन स्क्वायर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में फैले व्यापक सड़कों का उपयोग किया। वही सड़कें जिन्होंने पहली जगह में शहर को बर्बाद कर दिया था। यहां उन्होंने लोगों का स्तंभ बनाया। सभी ने भयानक दृश्य से भागने के लिए साथ मिलकर दबाव बनाया। यह वह समय था जब नाजियों ने हथियारों का परीक्षण किया। आने वाले युद्धक विमानों की एक बड़ी संख्या केवल बमों से ही नहीं बल्कि गोलियों से भी लैस थी, और गनरों ने भागते समय दुर्भाग्यपूर्ण निवासियों पर गोलीबारी करने का अवसर लिया। कोई भी सुरक्षित नहीं था, और जैसे यह शुरू हुआ था, हमला खत्म हो गया। पहले विमान ने हमला शुरू किए हुए केवल 2 घंटे ही हुए थे, फिर भी पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया था। जर्मनों द्वारा खींची गई पहले और बाद की तस्वीरें विनाश की संपूर्णता की गवाही देती हैं। पूरे शहर का 90% नष्ट हो गया था। निवासियों का आधा हिस्सा मारा गया था। सदियों का इतिहास धुएं में उड़ गया। फ्रैम्पल पूरी तरह से मिटा दिया गया था और जनरल वोल्फ्राम के आदमियों ने अपने माप के साथ छोड़ दिया। वास्तव में फ्राम्पोल का शहर कभी उभर नहीं पाएगा। 4000-2000 को हमले के दिन वहां रहने वाले 4000 में से केवल 2000 बच पाएंगे। कुछ घायल लोगों ने मृतकों का शोक मनाते हुए पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। वेहरमाचट ने पोलैंड के माध्यम से गुजरने पर शहर को अधिक पीड़ा नहीं दी। एसएस हिटलर के जल्लादों ने ऐसा नहीं किया। ये मौत के दस्ते 1931 में पहुंचे, शहर की महत्वपूर्ण यहूदी आबादी को इकट्ठा करके उन्हें बाहर निकाल दिया। उनकी किस्मत अज्ञात है। बमबारी के जीवट उत्तरजीवियों का क्या हुआ, हमें कभी पता नहीं चल सकता। अनुमान लगाया जा सकता है। यह संभावना नहीं है कि उन्होंने कभी एकाग्रता शिविर या मौत के शिविर के अंदर का दृश्य देखा हो, क्योंकि 1931 में ये अभी तक निर्मित नहीं हुए थे। इसके बजाय उस समय के दौरान यहूदियों का अंत बंदूक की नोक पर हुआ, क्योंकि जर्मन गोलीबारी दस्ते भूमि को घूमते रहे। यह वह गहरे काले जंगल है जो फ्रैम्पल को घेरते हैं, जहां शायद फ्रैम्पल के यहूदी ले जाए गए थे। वही जंगल जो शहर के इतिहास और दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वह संभवतः इस भयानक अपराध का दृश्य था। आज भी फ्रैम्पल का छोटा शहर किसी भूतिया शहर की तरह है। इसकी आबादी केवल 1400 है, जो हमले से पहले की आधी से भी कम है। इमारतें अब कंक्रीट की ओर मजबूत हैं, परंतु पुनर्निर्मित चर्च और टाउन हॉल बाजार चौक में अभी भी आश्चर्यजनक तरीके से स्थित हैं। लेकिन पुनर्निर्मित चर्च और टाउन हॉल के अलावा जो आश्चर्यजनक रूप से बड़े बाजार चौक में स्थित हैं, फ्रैम्बोले ने अपना चरित्र खो दिया है। फ्रैम्बोले की त्रासदी से कुछ ही सबक मिलते हैं।
इसके लोग जिनेवा सम्मेलनों में उल्लिखित युद्ध के हर नियम को तोड़ते हुए मरे, और ऐसे तरीके से जिसे शायद ही कोई नैतिक प्रणाली कभी उचित ठहराए, शायद हिटलर और नाजी आंतरिक चक्र द्वारा समर्थित विकृत विचारधारा के अलावा। दुर्भाग्यवश जब दूसरे विश्व युद्ध की बात आती है तो फ्रैंपल के सुस्त शहर में जो हुआ उसकी अमानवीयता इसकी विशेष और विनाशकारी सड़क व्यवस्था के साथ बहुत ही सामान्य थी। यह उसे ठीक नहीं बनाता था और न ही बनाता है। पोलैंड के नेता अभी भी समय समय पर पोलैंड के एक दूरस्थ कोने में इस छोटे शहर में इकट्ठा होते हैं, वहां हुई अनचाही विनाश लीला को फिर से याद करने के लिए, जो अपने आप में युद्ध के दौरान पोलैंड में हुए विनाश का प्रतीक है। क्योंकि फ्राम्पोल कई मायनों में नाजी द्वारा सामूहिक मृत्यु के प्रयोगों का पहला शिकार था। दुर्भाग्यवश यह अंतिम नहीं होगा।